हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल फ्यूचर गो में स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, कक्षा 6 का एनसीईआरटी है। अभी हम पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 3 ये चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम आपको ग्लोब के बारे में बताते हैं। ये ग्लोब जितना अच्छे से आप इसको समझ लेते हैं, आप इसको जितने अच्छे से समझेंगे, सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारा ग्लोब, और ये जो बीच की लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री पे है। यानी विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पे है? 0 डिग्री। अब ये वाली लाइन जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? कर्क रेखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री उत्तर। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है। और फिर इसके नीचे ये देखिए मकर रेखा, ये है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिण। तो कब यहाँ डिग्री लिखा है, कभी कभी ऐसे डिग्री होता है, इस तरह से बना होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर्क रेखा आप जान गए, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, और ये हमारा मकर रेखा हो गया। अब ऊपर जाइए, कर्क रेखा के ऊपर ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। क्या है? उत्तर ध्रुव वृत्त। इसी को हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको उत्तर ध्रुव वृत्त पूछेगा कितने डिग्री पे है, तो आप बताएंगे 66.5 डिग्री उत्तर। 66.5 डिग्री उत्तर, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। अगर 66.5 डिग्री दक्षिण पूछे, ये 66.5 डिग्री दक्षिण पूछे, तो क्या है? ये दक्षिण ध्रुव वृत्त। इसे हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो उत्तर ध्रुव वृत्त है उसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और दक्षिण ध्रुव वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। याद रखिएगा। अब हम आते हैं सबसे ऊपर, ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पे होता है, तो आपको बताना है। उत्तरी ध्रुव वृत्त ये है हमारा, ये होता है 66.5 डिग्री उत्तर पे होता है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितने पे होता है, तो आपको बताना है 66.5 डिग्री दक्षिण। या फिर अगर आपसे अंटार्कटिक वृत्त पूछ लेगा कितने डिग्री पे है, तब भी आपको 66.5 डिग्री दक्षिण बताना है। ठीक है। या फिर आर्कटिक वृत्त पूछेगा कितने डिग्री पे है, तब भी आपको क्या बताना है? 66.5 डिग्री। अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा लाइन है ना, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये क्या होता है? उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध। अभी सारी जितनी भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सभी चीजें सब आपको एक एक चीज में पढ़ाऊंगा आगे स्लाइड में। तो ये उष्ण कटिबंध है, और उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ये आपको कहाँ किस किस रेखा के बीच में है, ये ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, अगर उष्ण कटिबंध पूछेगा, दोस्तों अगर उष्ण कटिबंध पूछेगा, तो आप बताओगे कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ। इन दोनों के बीच में क्या है हमारा? ये है हमारा उष्ण कटिबंध। बात समझ आ रही है? अगर आपसे पूछे कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, तो शीतोष्ण कटिबंध उत्तर शीतोष्ण कटिबंध होता है, ये उत्तर शीतोष्ण कटिबंध है, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो आपको शीतोष्ण कटिबंध बताएंगे अगर हम विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे। ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत वृत्त, यानी विषुवत वृत्त के ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में उत्तर शीतोष्ण कटिबंध है। और नीचे विषुवत वृत्त के नीचे जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, ये दक्षिण है ना, दक्षिण का एरिया है, ऐसे दक्षिण का एरिया है, तो दक्षिण में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री, मैंने ये बताया ना, ये डिग्री, ये 66.5 डिग्री है, ये वाला लाइन 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछेगा शीत कटिबंध कहाँ है, तो शीत कटिबंध आपको पता होना चाहिए, हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में हमारा उत्तरी शीत कटिबंध है। और दक्षिणी शीत कटिबंध कहाँ है? यही, जैसे ऊपर यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच में है। तो ये लाइन
आप फिर से बार बार इसको क्लास को देख के नोट्स बना के लर्न कर लीजिएगा, फिर इसी से आपको सारे आंसर मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब, ग्लोब क्या था? तो ग्लोब एक प्रकार का नक्शा है, और ये नक्शा कैसा है? ये 3D यानी त्रिआयामी मॉडल का होता है। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? देखिए, ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर, देखिए उन देशों, महाद्वीपों और महासागर, प्रमुख रेखाएं, रेखाएं कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा अभी आप लोग पढ़े थे ना, विषुवत वृत्त को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भी पढ़े हैं ना, कर्क रेखा को ग्लोब पे ही दिखाते हैं, मकर रेखा को दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर क्या क्या दिखाया जा सकता है? ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को, उपमहाद्वीप, महासागरों और प्रमुख रेखाएं, जैसे प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी रेखाएं को ग्लोब पर दिखाया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, एक सुई होती है ग्लोब में, तो कह रहा है एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष। तो याद रखिएगा, देखेंगे आप जब ग्लोब देखेंगे तो एक सुई दिखेगा, उसमें उसी को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अब जितनी भी आप रेखाएं देखे हैं ग्लोब पे, उनकी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो देखिए, जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा, वो कितनी डिग्री पे होता है? मैं इसको एक जगह लिख दिया हूं, आप इसको याद रखिए। 0 डिग्री जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव क्या है? तो अब सबसे ऊपर आपको हम दिखाए होंगे 90 डिग्री उत्तर, तो उत्तरी ध्रुव हो गया। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो 90 डिग्री दक्षिण, नीचे एकदम, वो दक्षिणी ध्रुव हो गया। फिर आइए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो कितनी डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, याद रखिएगा बच्चों। फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या था? याद आया? उष्णकटिबंध क्षेत्र था। तो अगर मकर रेखा पूछेगा तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री, ऐसे डिग्री के ऐसे लगाते हैं, और यस फॉर साउथ ऐसे। और यहाँ नॉर्थ को क्या लिखेंगे? 23.5 डिग्री, देखिए इस तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए विषुवत वृत्त के उत्तर ध्रुव वृत्त, यानी उत्तर ध्रुव वृत्त जिसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते थे, वो 66.5 डिग्री उत्तर है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब आया विषुवत वृत्त के दक्षिण ध्रुव वृत्त, यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जो हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते थे, इसको तो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, यहाँ अंटार्कटिक वृत्त है। तो ये 66.5 डिग्री, देखिए इसको हम ऐसे लिखना होगा तो साउथ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को फिर से ध्यान से रिपीट करके सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, और ये तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उष्ण कटिबंध, अभी हम आपको बताया था ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो 23.5 डिग्री हमने बताया था, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मैं ये बताया था 23.5 डिग्री साउथ। इनके बीच का जो एरिया होता है, ये इनके बीच का एरिया जो होता है, ये क्या होता है? उष्ण कटिबंध। देखिए यहाँ पे लिखा है कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के, एक सेकंड दोस्तों, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा यानी गर्मी प्राप्त होती है। ठीक है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो आप, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कहाँ कहाँ है। भारत का कुछ हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा है, और भारत का कुछ हिस्सा, फिर अफ्रीका। मैं आपको भारत के कुछ हिस्से को बता देता हूँ, पहले ये देख लीजिए। अफ्रीका है, ब्राजील है, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। ठीक है, इंडोनेशिया जैसे देश उष्ण कटिबंध में आते हैं। भारत के कुछ हिस्से में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र पूरा नहीं है,
महाराष्ट्र का कुछ ही हिस्सा है। और मध्य प्रदेश हो गया, इसका भी पूरा भाग नहीं है, कुछ हिस्सा है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और गुजरात हो गया, इन सभी के सारे भाग नहीं है, कुछ कुछ हिस्से हैं, ठीक है। लेकिन भारत का जो दक्षिणी भारत है, दक्षिण का भारत है, यानी कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये उष्णकटिबंध समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, हमने पहले बताया कि जो मैं आपको ग्लोब में समझाया था वो अच्छे से रट डालिए। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है ना, तो नॉर्थ, ठीक है। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी, सॉरी, पहले आप इसको ऐसे करिए, एक सेकेंड, देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो आप उत्तरी ध्रुव वृत्त पहले ऊपर है 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या होगा, 66.5 डिग्री साउथ, ये होगा, और 23.5 डिग्री साउथ। ये बात ध्यान से रखिए, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपको रटना न पड़े, आसानी से तैयार हो जाए। कैसे होगा कि कह रहा है कि आपको 23.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री उत्तर में का एरिया जो है, और फिर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, इनके बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है दोस्तों, शीत प्लस उष्ण। शीतोष्ण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो शीत प्लस उष्ण, शीत मतलब थोड़ा ठंडा होता है, उष्ण मतलब गर्मी होता है, तो इस थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी यानी मध्यम रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब उदाहरण के लिए हम लोग कुछ देखते हैं, ये क्या है। उदाहरण के लिए भारत का अधिकांश भाग, जैसे उत्तर भारत, दिल्ली हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा यानी ऊपरी हिस्सा जो है वो, और अमेरिका हो गया, यूरोप, चीन, जापान, रूस का कुछ हिस्सा भी शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक। चलिए, हाँ, तो शीत कटिबंध, देखिए शीत कटिबंध क्या है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध यानी समझ रहे ना, ये जो गोलार्ध है मैं बनाया था ना आपको, ये इस तरह से बना के दिखाया था पहले स्लाइड में, ये क्या है, भूमध्य रेखा था, और ये हमारा कर्क रेखा, और ये 66.5 डिग्री, इसी तरह से यहाँ ये मकर रेखा, फिर इसके नीचे क्या है, ये 66.5 डिग्री दक्षिण है। ध्यान रखिएगा ये 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री, इसको हम पहले ही बोले, बार बार आप लर्न कर लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा, ये विषुवत वृत्त है जो, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और इसके नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और इसके ऊपर जाएंगे ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो ध्यान समझिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, उत्तर ध्रुव वृत्त क्या है, ये जो ये लाइन है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री, और उत्तरी ध्रुव क्या है, ये 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है, ठीक। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध यानी विषुवत वृत्त के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। आप बात को समझ गए होंगे, यानी ये वाला जो एरिया है ना, आप मैप में देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे नीचे देखिए ये वाली एरिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। बर्फ जमने का कारण क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यानी यहाँ रोशनी कम पड़ती है, तो ऊष्मा कम मिलता है, गर्मी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है, और यहाँ रात और दिन 6-6 महीने का होता है, इसलिए यहाँ जीवन क्या है, संभव नहीं है। अब थोड़ा सा इसको पहले इरेज करें फिर समझाते हैं आपको हम।
देखिए एनसीईआरटी में आपको एक लाइन ये दिया है, असम में धुबरी जिला, ये पूछता है धुबरी जिला अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कि किस बीच में है, तो यानी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा भी है कि धुबरी जिला कितनी डिग्री अक्षांश पे है, तो आप बताएंगे 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और देशांतर पूछेगा तो आप बताएंगे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब पृथ्वी की गतियां पढ़ते हैं कि पृथ्वी की गतियां कैसे है। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है? एक घूर्णन गति होती है जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, दूसरा परिक्रमण गति होती है जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। पहले आप समझिए कि घूर्णन और परिक्रमण क्या है। हम आपको बताए थे, जब जैसे आप अपने को समझ लीजिए, आप मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और आपको घूमना है, उसी जगह पे चक्कर लगाना है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आप? घूर्णन कर रहे हैं, मतलब उसी स्थान पे घूमने को। लेकिन अगर ऐसे समझिए कि एक पेड़ है, आप उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, तो ये क्या है? परिक्रमा कर रहे हैं, यानी परिक्रमण। समझ में आ गया ना? तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। ठीक, चलिए आगे देखिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, मैं बताया अभी, अपने अक्ष मतलब उसी जगह पे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मैंने कहा किसी की परिक्रमा करना, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर अपने ही कक्षा में परिक्रमा करता है और यही परिक्रमा परिक्रमण कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, यानी उसका स्थान फिक्स है, उसी कक्ष में परिक्रमा करता है, पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो हम अक्ष क्या है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल का अक्ष होता है ना, तो ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा, डिग्री को ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ नहीं बना है तो इस तरह से समझ जाइएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी याद रखिएगा। अब पृथ्वी कैसे, पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया? तो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। ये आर्यभट्ट ने बताया था क्या है? पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो किसने बताया पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब आपसे पूछेगा कि भाई सूर्य के चक्कर लगाती है तो कैसा लगाती है? तो आप बताएंगे पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, ये भी याद रखिए। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4, ये क्या है? दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। अच्छा, मैं आपको बताया था पृथ्वी का घूर्णन होगा तो वो 24 घंटे में हो जाता है, एक दिन में होता है। लेकिन अगर ये परिक्रमा करती है सूर्य का, तो वो कितने दिन में परिक्रमा करती है? तो पहले इस चीज को समझिए। 365 सही 1/4, 1/4 क्या है? 365 दिन, एक से 1/4, 1/4 का मतलब है 6 घंटा। ठीक, 6 घंटा। लोगों को सुविधा पड़ने लगा, सीधे सीधे 365 दिन बोलने लगे। तो कहते हैं पृथ्वी एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन। लेकिन 365 दिन नहीं होते, 365 दिन 6 घंटे होते हैं। यानी 6 घंटे 6 घंटे ऐसे मिलाएंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। तो अगर 6 घंटे एक साल में हुआ, फिर दूसरे साल में 6 घंटे 12 घंटे हो गया, फिर तीसरे साल में 6 घंटे 18 घंटे, फिर तीसरे साल में 6 घंटे ऐड कर देंगे उसमें 24 घंटे। तो अगर 24 घंटे मिल गया तो एक दिन मिल गया, तो 4 साल में हुआ 24 घंटे। तो वही कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा कि पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सामान्यतः लोग एक वर्ष को क्या बोलते हैं? 365 दिन मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, लेकिन 6 घंटे 6 घंटे मिला के अगर 4 साल में पूरा करती है तो 24 घंटे, 24 घंटे बराबर क्या हो जाएगा? एक दिन होगा कि नहीं? एक दिन। तो एक दिन अगर चौथे साल में पूरा होगा तो वो 365 में हम एक जोड़ देंगे, 365 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा।
और 366 दिन को क्या बोलते हैं हम लोग? लीप वर्ष बोलते हैं। चलिए आगे आपको हम बताते हैं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी 1/4 क्या है? तो 1/4 यानी 6 घंटे होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, अभी हमको बताया ना, उसे हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष कैसे होता है, 366 दिन कैसे होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद होता है, ये मैं पहले ही बता दिया आपको। चलिए देखिए, कक्षीय तल क्या है? कक्षीय तल, देखिए बच्चों, एक तो मैं एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ, इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर रहा हूँ। जो एनसीईआरटी की बुक में आपके है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी की बहुत मांग है और एनसीईआरटी को मैं लाइन बाय लाइन जो उसमें बुक में है वही पढ़ा रहे हैं। और मैं स्टार्टिंग किया हूँ क्लास 6 से, मैं आपको 12 तक की पूरी एनसीईआरटी दूंगा। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की मिलेगी। पहले भूगोल चल रहा है, फिर पॉलिटी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा, साइंस भी चलेगा, मैथ भी चलेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों के पास पहुंच सके, इसका फायदा भी मिल सके। ठीक है, तो आइए कच्ची तल को देखते हैं क्या है। वह काल्पनिक समतल सतह जिसमें ग्रह, कोई ग्रह अपने तारे यानी जैसे सूर्य हो गया कि चारों ओर चक्कर लगाता है, वो क्या है? कक्षीय तल कहलाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यही कक्षीय तल है। पृथ्वी अपने ही कक्षा में परिक्रमा करेगी, वो कक्षीय तल हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं मानचित्र। देखिए आपको दिख रहा होगा भारत का भौतिक स्वरूप, और ये है हमारा राजनैतिक स्वरूप। ये राजनैतिक है और ये है भौतिक। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो भौतिक मानचित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? राजनैतिक मानचित्र। तीसरा क्या है? थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों आपको दो ही मानचित्र अभी पढ़ने हैं क्लास 6 में, भौतिक मानचित्र और राजनैतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र को मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भौतिक मानचित्र क्या है? भौतिक भौतिक मानचित्र, इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियां हो गई, महासागर, ये सभी को दिखाना होता है, तो हमें भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, यहाँ ऐसे नहीं होगा, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां का मतलब, ये बताइए, पर्वत को क्या इंसान बनाया है? नहीं, ये प्राकृतिक ने बनाया है, तो ये प्राकृतिक आकृतियां हो गई। पठार भी प्राकृतिक बनाया हुआ है, मैदान भी, नदियां भी, महासागर, इन सभी को दिखाने के लिए जो मानचित्र का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच या फिर प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें क्या होती है कि कोई लाइन ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि ये अलग अलग है, जो आप उसको कलर वाइज दिखाते हैं। ठीक है, अब हम राजनैतिक मानचित्र को देखते हैं। राजनैतिक मानचित्र आप देखे होंगे, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, इन सभी को दिखाने के लिए राजनैतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। शहरों, गांव, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों, यानी विश्व के भी राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों के पास पहुंच सके और इसका फायदा मिल सके सभी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।